वर्तमान में जो क्लास 12 के छात्र छात्राओं का एग्जाम चल रहा है, तब आर्ट्स स्ट्रीम का एग्जाम शेष है और आर्ट्स स्ट्रीम में 30 के दिन, यहां पे देखिए मैं लिख दिया हूं 30/9 के दिन प्रथम पाली में आपके इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा आर्ट्स का। तो अभी के इस वीडियो में आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, समझेंगे कि आर्ट्स के इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सही उत्तर क्या होगा। अगर पूरे पेपर को मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, तो अगर आपका एग्जाम बीत गया है तो यहां से आंसर की मिला लीजिएगा, या सब प्रश्न बिहार बोर्ड की तरफ से सेट करके भेजा गया है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहां से कुछ प्रश्न सीधे आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो एक एक प्रश्न याद करके भी आप जा सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कब एग्जाम होगा, तो 30/9 के दिन होगा फर्स्ट सिटिंग में आपका इकोनॉमिक्स का जो ऑफिशियल रूटीन आया है उसके अनुसार हम लोग बात करें। क्लास 12 का है, 326 विषय कोड अर्थात कि आर्ट्स वाला इकोनॉमिक्स है। यहां पे देख लीजिए, इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र सेट किया गया। आप जानते हैं 1 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम हो रहा है, 50 मार्क्स का ही आपका मंथली एग्जाम है। अब यहां पे नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग डेली देखते हैं। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले बात करते हैं खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें कह रहा है कि 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 25 का जवाब देना है। मैं पूरा आपका 30 में 30 का सही उत्तर बता रहा हूं, ये हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो जिस भी 5 प्रश्न को आपको छोड़ने का मन हो वो आप छोड़ सकते हैं। आइए समझते हैं एक एक प्रश्न को लेकर, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न की भी देखेंगे कहां से आप आंसर वगैरह डाउनलोड करेंगे। यहां पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है आपसे कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। उत्पादन का साधन इसमें से कौन है, तो उत्पादन का साधन क्या है, भूमि भी है और यहां पे श्रम भी होता है, फिर आपका पूंजी भी होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहला का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पे क्या है कि इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच होते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो कह रहा है कि जो आपका व्यष्टि मतलब कि जो यहां पे देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें हम लोग करते हैं आपके व्यक्तिगत परिवार का, बिल्कुल इंडिविजुअल का, व्यक्तिगत फॉर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है। और आपका जो सितंबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है उसका तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ही। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मैक्रोज जिसका अर्थ होता है विशाल, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो मैक्रोज जिसे माइक्रो शब्द बना है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये तो काफी बहुआ टाइप प्रश्न है, तो तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक जो समस्या है वो किस तरह की समस्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आर्थिक समस्या क्या है, चुनाव की समस्या है, ठीक है, सिलेक्शन की समस्या है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 4 नंबर प्रश्न का। चलिए 5 नंबर प्रश्न, कह रहे आर्थिक प्रणाली के निम्न में से कौन से रूप हैं। तो आर्थिक प्रणाली आप तो 10th से पढ़ते आ रहे, 3 रूप है, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद, एक भारत वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिश्रित आपका आर्थिक प्रणाली। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे पूंजीवाद भी ऑप्शन है, समाजवाद भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपके 5वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से समझ लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूं क्योंकि सभी आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न और इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है इसमें से किस अर्थशास्त्र के शाखा में किया जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछा है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, ठीक है, जब कुल उपयोगिता जब अधिकतम अर्थात कि यहां पे देखेंगे मैक्सिमम हो जाएगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाता है, जब ये अधिकतम होगा तो ये सीमांत शून्य न होता है, बिल्कुल कहीं पे दिया है तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो 7 का सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष में विभाजित हुआ, मतलब इकोनॉमिक्स का जो 2 ब्रांच बना, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो किस ईस्वी में बना था, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1933। 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच में बांट दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 9 नंबर प्रश्न है कि मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है। मांग वक्र की ढाल कैसे होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। देखेंगे तो मांग जो वक्र होता है
मांग, जो डिमांड आपका कर्व होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है और डाउनवर्ड में होता है। तो कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी पे। तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहे राष्ट्रीय आय की गणना में से निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में नई अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मतलब की गणना किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाएं होती है वही तो राष्ट्रीय आय होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न। कह रहे मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर? तो कह रहे मांग की लोच कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 11 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा और सब्जेक्टिव में बताऊंगा कि कैसे पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? देखिए एमपीसी जो निकालना होगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो इसमें से किससे निकालते हैं हम लोग? तो एमपीसी डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध है, यह कौन सा नियम है? वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध है, ये कौन सा नियम है पूछा जा रहा है? तो ये पूर्ति का नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई है। तो वही तो कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई यही तो बताता है कि वस्तु की कीमत तथा पूर्ति के मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे? अर्थात कि ये नियम किनके द्वारा दिया गया था? प्रश्न आपसे यही पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न में, तो सही उत्तर हो जाए गोसेन। गोसेन का ये लॉ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता है? तो कई बार आपके इंटर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसलिए ध्यान से इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं कि सितंबर का मासिक परीक्षा खत्म प्रश्न भूल गई, इसको याद रखिएगा। तो 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा था कि सट्टा के उद्देश्य से, तो ये बाजार के ब्याज दर पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 15 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहे निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कीमत की स्थिरता जो है ये मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी। बाकी मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, मूल्य संचय की भुगतान है, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है, क्या नहीं है? तो प्राइस स्टेबिलिटी मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी आपके 16 का सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि मुद्रा की पूर्ति का नियमन, अब देखिए नहीं अर्थशास्त्र थोड़ा क्या है कि इंग्लिश में पढ़िएगा तो अच्छा रहता है, तो नियमन कौन करता है? यहां पे देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी, क्लियर हो गया, सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बचत और आय के संबंध को कहते हैं, जो आपके सेविंग में और इनकम में जो रिलेशन होता है उसके संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यहां पे उपभोग फलन है, निवेश फलन, बचत फलन, तो ऑप्शन डी सभी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में, आपसे पूछा कि कॉफी के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो चाय की मांग क्या हो जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है, मतलब कि बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग कॉफी पीना छोड़ के चाय पर डिपेंड हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपके 19 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि तरलता पसंदगी में ब्याज का दर का क्या महत्व है? ठीक है, तरलता जो पसंदगी होता है अर्थात कि लिक्विडिटी परफॉर्मेंस कम होता है, इसमें तो ज्यादा ब्याज वगैरह मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन बी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस बाजार में फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचादार होता है? तो यहां पे अल्पाधिकार में, तो ऑप्शन डी 21 का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति द्वारा जो है वस्तु का मतलब मूल्य निर्धारित होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसका क्या हो गया? ऑप्शन डी 22 का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे 21 का भी डी है और 22 का भी डी है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो बाकी तो नोट सब मतलब आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन 1 रुपया का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन सी 23 का सही उत्तर है।
कीमत सिद्धांत का अध्ययन किस में करते हैं? तो कीमत सिद्धांत का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? तो इसमें से विदेश से जो उपहार मिलता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे, बैंकों द्वारा सृजन को निर्धारित करता है, ठीक है, कौन निर्धारित करता है? तो जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है और इनिशियल डिपॉजिट होता है, अर्थात कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंकिंग संगठन से नहीं है? इसमें से किसका संबंध जो है बैंकिंग संगठन से नहीं है? तो राजकोषीय घाटा का देख लीजिए, ऑप्शन बी 27 का सही उत्तर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा का। मतलब इसका बैंकिंग प्रणाली से कोई भी संबंध नहीं है। कह रहे कम ब्याज से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्थव्यवस्था में बचत घटती है, ठीक है, जो सेविंग होगा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कम ब्याज होगा तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, तो सेविंग घटेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 2 और रहा शेष। कह रहा है आपसे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम को किसी अन्य कौन से अन्य नाम के नाम से जानते हैं हम लोग? तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अर्थात कि प्रतिस्थापन का विधि। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता के संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होता है? जब सीमांत उपयोगिता का मूल्य जो है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता का मूल्य जो है प्राइस से कम हो जाए, ठीक है, सीमांत उपयोगिता जो है वो प्राइस से कम हो जाए, मूल्य से, यहाँ पे लेस देन का साइन है कि मूल्य से कम हो जाए तब। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह पूरा मैं इस आपके इकोनॉमिक्स के पेपर का 30 में 30 का यहाँ पे देखिए मैंने सही उत्तर आपके सामने रखा। देख लीजिए विषय कोड 326 और इसका प्रथम पाली में 30 का एग्जाम है। अभी अगर प्रश्न पत्र आप डाउनलोड कराते थे सब्जेक्टिव में, तो मैं आप जानते हैं कि हर एक विषय का मैं पीडीएफ दे देता हूं, तो वैसे ही मैं चलिए बता दे रहा हूं कि इसका ये पूरा प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव उत्तर और सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप कैसे अपने मोबाइल फोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम काम जो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूं, इसी तरह आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और AR कैरियर पॉइंट यहाँ पे इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने इस तरह देखिए सही सही स्पेलिंग जो लिखा हुआ भी आता है, इस चैनल का जो नाम है, इस तरह टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आएगा arcareerpoint.com वेबसाइट। कुछ इस तरह सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, क्लास 12 वाले सेक्शन में आइएगा और क्लास 12 वाले सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है BSCB 12 आर्ट्स मंथली एग्जाम का जो पूरा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख लीजिए आर्ट्स सब्जेक्ट का। तो सिंपल सा आपको जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आर्ट्स एग्जाम में जो भी आपका मंथली एग्जाम हो रहा है, देखिए सभी विषय का हाफ ईयरली एग्जाम या जो सितंबर वाला मासिक परीक्षा हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब जो जो एग्जाम आपका शेष है, जैसे इकोनॉमिक्स का है, कुछ विद्यार्थियों का यहाँ पे साइकोलॉजी का है, कुछ विद्यार्थियों का होम साइंस का है, कुछ का हिस्ट्री का है, जो भी आपका चाहिए, किसी का म्यूजिक है, उसके सामने बने हुए यहाँ पे जो क्लिक हियर बना है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स के सामने क्लिक हियर बना है तो सिंपल सा हमको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। इस विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, उस विषय के एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी प्रश्न पत्र उत्तर के साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स पे क्लिक किया तो देखिए इकोनॉमिक्स का पूरा जानकारी खुला है, यहाँ पे विषय कोड वगैरह है, यहाँ पे पूरा 30 में 30 का सही उत्तर मैं अपडेट कर दिया हूँ। देख लीजिएगा कोई भी 25 यहाँ से भी बना सकते हैं या प्रश्न पत्र में भी मैंने समझा दिया। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो सब्जेक्टिव का यहाँ पे है और यहाँ पे डाउनलोड बटन बना है। सिंपल सा आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। 12 का जो इकोनॉमिक्स का जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम है आर्ट्स स्ट्रीम वालों का, तो 12 का मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन करा दिया और सब्जेक्टिव का यहां से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम का टेंशन खत्म। आपको कहां पे आना होगा तो यहां पे क्लास 12 वाले सेक्शन पे arcareerpoint.com वेबसाइट को इस पोस्ट पे क्लिक करके जैसे मैंने लाइव दिखाया वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका किस विषय का एग्जाम शेष है, अर्थात किस विषय का और प्रश्न पत्र की आप चर्चा चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।